को बड़ा तरीके से और ऐतिहासिक अपना परिचय दें, तो संगठन को इतना मजबूती के साथ संदेश जाना चाहिए साथियों। अब मैं आदरणीय धर्म प्रकाश जी भारती साहब, संस्थापक अध्यक्ष जी को सादर आमंत्रित जो अपनी बात रखें। आदरणीय भारती साहब। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं को नमन करते हुए आज की वेबिनार में मुख्य रूप से हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे माननीय धम्मप्रिय एम प्रशांत साहब, सभी प्रदेशों से जुड़े हुए हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यगण, सेंटर बॉडी के समस्त हमारे राष्ट्रीय सचिव, प्रदेशों के संयोजक, प्रदेश कार्यकारिणी के साथी, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी जिम्मेवार साथी, हमारे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब और आज के कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई बीएल चंद्रा साहब, देश भर से जुड़े हुए सभी साथियों को मैं सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब ने सांची के कार्यक्रम के बारे में आप लोगों के बीच में चर्चा रखी, उसी चर्चा को हम लोगों को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाना है और जैसा साथियों पर जिम्मेवारी डाली गई है या साथियों के ऊपर भरोसा किया गया है, वैसा अभी नजर नहीं आ रहा है। ना तो हमारे साथी, उनको हमने अनुरोध किया कि आप साथियों को फिजिकली मीटिंगें करनी है, 10 लोगों में करो, 20 लोगों में करो, कॉर्नर मीटिंग करो, नुक्कड़ सभाएं करो, जनसंपर्क करो और धम्मदान भी लोगों से लो और प्रचार प्रसार भी करो। बसें बुक कराओ, जो दूर के लोग हैं बसों से नहीं आ सकते वो ट्रेनें बुक कराओ, ट्रेन के टिकट बुक कराओ और इसकी रिपोर्टिंग आप सेंटर ऑफिस में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बादल सिंह बौद्ध साहब को और कार्यक्रम संयोजक हमारे संघ प्रिय कमलेश बौद्ध जी को आप लोग करते रहे। लेकिन अभी लोग साथी काम कर भी रहे होंगे तो उसकी रिपोर्ट नहीं कर रहे, और रिपोर्ट नहीं कर रहे उसके पीछे मैं ऐसा समझता हूं कि शायद 5 राज्यों के चुनाव थे और चुनावों की ओर हमारे साथियों का ध्यान ज्यादा था कि भाई चुनावों में क्या रिजल्ट आएगा, क्या होता है, और विशेष रूप से जो ध्यान था वो उत्तर प्रदेश की तरफ ज्यादा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग 4 बार सरकार बना चुके हैं और अपने स्पष्ट बहुमत की भी 5 साल की सरकार बहुजन समाज पार्टी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में बना चुकी है। तो इस ओर भी साथियों का ध्यान ज्यादा था और जो चुनाव के नतीजे आए हैं, मैं समझता हूं उन नतीजों से हमारे साथियों का दिल टूटा होगा, निश्चित रूप से उनको आघात पहुंचा होगा और पहुंचना भी चाहिए। जो रिजल्ट आए हैं, जो नतीजे आए हैं चुनाव के, वो संतोषजनक नहीं है और मैं समझता हूँ शायद कोई भी इस किस्म के नतीजे की उम्मीद नहीं करता था। हम लोग भी ये मानते थे कि अगर हमारी सरकार स्पष्ट बहुमत से नहीं बनेगी तो कम से कम 50 सीट से ज्यादा तो हम लोग उत्तर प्रदेश में लाएंगे और त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा तो ऐसे में हम बहुजन समाज पार्टी, हमारी पार्टी
किंग की भूमिका अदा करेगी। मतलब हम जो चाहेंगे वही संभव होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। इससे भी हमारे साथियों को काफी आघात लगा होगा, काफी दुख पहुंचा होगा। साथी, जो विचारशील लोग हैं, जो सदैव विचार करते हैं और जो सदैव अतीत को, वर्तमान को, भविष्य को समझते हैं, अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये बड़ा दुख नहीं है, उनके लिए बड़ा दुख नहीं है। जो लोग विचारशील नहीं हैं, विचार नहीं करते हैं, गंभीर नहीं रहते हैं, अतीत, भविष्य और वर्तमान का जिनको बोध नहीं है, उनको थोड़ा ज्यादा दुख होता है। दुख तो सबको होता है, विचारशील लोगों को भी होता है, लेकिन थोड़ा कम होता है। और जो विचारशील लोग नहीं हैं, उनको ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि समय समय पर वो स्वयं का आंकलन नहीं करते हैं, स्वयं की समीक्षा नहीं करते हैं। बाहर बाहर की समीक्षा तो करते हैं, लेकिन स्वयं की समीक्षा नहीं करते हैं। इसलिए जब इस किस्म के रिजल्ट आते हैं तो बड़ा आघात लगता है, बड़ी चोट लगती है, बहुत दुख होता है, असहनीय दुख होता है। और बहुजन समाज पार्टी के लिए असहनीय दुख होना इसलिए भी स्वाभाविक है कि 1964 से मान्यवर काशीराम साहब ने जब अपनी नौकरी को छोड़ा और घर परिवार को छोड़ा और वो इस मूवमेंट में लगे, तो धीरे धीरे करके हमारे पूरे देश के लाखों लोगों ने अपने जीवन को दांव पे लगाया, अपने परिवार के बच्चों के भविष्य को दांव पे लगाया। हजारों लोगों ने अपनी नौकरियों को दांव पे लगाया। दांव पे लगाया यानी त्याग किया, रिस्क लिया कि हमारी नौकरी जा सकती है, हमारे बच्चे अनपढ़ गंवार रह सकते हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना पाएंगे। लेकिन इस सब के बीच में उन्होंने आंदोलन को चुना, मिशन को चुना कि अंजाम में जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, हमें साहू फूले अम्बेडकर की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है, हमें संत रविदास, संत कबीर की मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। और नतीजा ये हुआ कि चलते चलते जब हमारे पास संसाधन नहीं थे, हमारे पास गाड़ियां नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी, मोबाइल नहीं थी, और कई कई साथियों के पास तो साइकिल भी नहीं होती थी, उस वक्त इस आंदोलन को खड़ा करने के लिए मान्यवर काशीराम साहब के नेतृत्व में तो बड़ी तेजी से हम लोग, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था, भारत के राजनीतिक पंडित या राजनीतिक विशेषज्ञ कभी ये नहीं मान सकते थे कि बहुजन समाज पार्टी, निर्धन गरीबों की पार्टी, मजलूम शोषितों की पार्टी, अज्ञानी अशिक्षित लोगों की पार्टी कभी राष्ट्रीय पार्टी भी बन सकती है, और वो भी चैलेंज करके। चैलेंज क्या था? चैलेंज था ब्राह्मण बनिया। जब मान्यवर काशीराम साहब ने DS4 बनाया, वामसिफ के बाद सामाजिक चेतना लाने के लिए, सामाजिक जागृति लाने के लिए, तो DS4 का नारा भी था, ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी हैं सब DS4। ब्राह्मण बनिया ठाकुर छोड़ बाकी सब हैं DS4। और एक लकीर भी खींची मान्यवर काशीराम साहब ने कि मानवता का दुश्मन कौन है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित समाज व्यवस्था का दुश्मन कौन है। तो उन्होंने 1585 का वो अपना फार्मूला उन्होंने निकाला। फार्मूला नहीं था, वो सच्चाई का एक गणित था कि भाई ये 3.5% ब्राह्मण, 5.5% ठाकुर, 6% वैश्य, ये तीनों मिलकर मनी मीडिया माफिया पे कब्जा करके तो ये 85% बहुजन समाज पर जुर्म करते हैं।
अन्याय अत्याचार करते हैं। तो इस किस्म का उन्होंने ये काम किया और उनको अलग रखा। हर समय उन्होंने कहा कि हमारी नीयत ये नहीं है कि हम किसी का हक मारेंगे। मान्यवर काशीराम साहब हमेशा कहते थे कि हम किसी का हक मारेंगे, हम किसी का हिस्सा मारेंगे, ऐसी हमारी नीयत नहीं है। लेकिन जिन्होंने हमारा हक मारा है, जिन्होंने हजारों हजारों वर्ष हमारे पूर्वजों का शोषण किया है, वो हमारे साथ जस्टिस करेंगे, हमारे साथ न्याय करेंगे, ये भी हमें उम्मीद नहीं है। इसलिए हमें स्वयं अपनी बिगड़ी हुई बात को बनाना होगा। बहुजन संगठन में छपी एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। हमने तो उस वक्त भी सुना था, इलाहाबाद में 1987 में 1987 में इलाहाबाद में भाईचारा बनाओ सम्मेलन के नाम से एक बहुत बड़ी रैली माननीय साहब काशीराम ने की और उसमें लगभग उस वक्त 1 लाख से ज्यादा की भीड़ इकट्ठा हुई। और जब वो रैली खत्म हो गई तो मान्यवर साहब जहां रुके थे गेस्ट हाउस में, तो वहां कुछ 20-25 ब्राह्मण समाज के लोग कांशीराम साहब से मिले और उनको कहा, कांशीराम साहब को कहा उन्होंने, ब्राह्मण लोगों ने, इलाहाबाद के ब्राह्मणों ने, कि हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को, उनकी विचारधारा को पसंद करते हैं और हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, हम बहुजन समाज पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। लेकिन हमने सुना है कि आपने ब्राह्मण समाज के लिए बहुजन समाज पार्टी में रास्ते बंद कर रखे, आप बहुजन ब्राह्मण समाज को नहीं लेते हैं। तो कांशीराम साहब ने कहा कि हाँ ये सही है, मैं ब्राह्मण समाज को बहुजन समाज पार्टी में नहीं लेता। तो उन्होंने इसका रीजन जानना चाहा। जब इसका रीजन जानना चाहा तो कांशीराम साहब ने बताया कि ब्राह्मण कभी लीडरशिप किए बगैर नहीं रह सकता। ब्राह्मण में ये, उसके विलट में ये गुण है कि वो जहां भी रहता है, जिस जगह भी रहता है, वहां वो नेतृत्वकर्ता बन के रहता है, लीडर बन के रहता है, नेता बन के रहता है, वो कभी वर्कर बन के नहीं रहता। तो कांशीराम साहब ने ये कहा कि जो हजारों वर्षों से SC ST OBC के लोग जो अज्ञानी हैं, निर्धन हैं, जिनमें लीडरशिप का नेतृत्व करने का गुण नहीं है, तो मैं ऐसे समाज में लीडरशिप पैदा कर रहा हूं। मैं हजारों वर्षों से दबाए हुए, सताए हुए समाज में लीडरशिप पैदा कर रहा हूं, मैं उसमें लीडरशिप पैदा करना चाहता हूं। यदि मैं आपको बहुजन समाज पार्टी में शामिल कर लूंगा तो आप फिर उनको पीछे कर देंगे जिन्हें आपने अपनी व्यवस्था में हजारों वर्षों से पीछे के दरवाजे पे रखा है। तो फिर आप उसे दोबारा से पीछे के दरवाजे पे ले जाएंगे और मैं उन्हें आगे लाना चाहता हूं। एक बात मान्यवर काशीराम साहब ने कही। दूसरी बात, जब वो अपने लोगों से कभी बात करते थे, बीच में बैठते थे वामसिफ के लोगों के साथ और बड़े खुश होते थे, तो एक बात सदैव कहते थे, हमेशा कहते थे कि जिससे दोस्ती है उससे संघर्ष नहीं हो सकता और जिससे संघर्ष है उससे दोस्ती नहीं हो सकती। समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कांशीराम साहब क्या कहते थे, जिससे दोस्ती है उससे संघर्ष नहीं हो सकता और जिससे संघर्ष है उससे दोस्ती नहीं हो सकती। अर्थात जिस 15% लोगों ने हमारे पूर्वजों को हजारों वर्ष तक गुलाम और लाचार बना के रखा है, तो ऐसे लोगों से हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। यदि दोस्ती होगी तो निश्चित रूप से हमारा संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। ये बातें मान्यवर साहब को 15 सितंबर 2003 में जब ब्रेन अटैक आ गया और वो कोमा में चले गए, और मुझे लगता है कि उसके बाद
हमारा जो मूल कैडर था, हमारी बहुजन समाज पार्टी का जो मूल कैडर था, जो उस समय के वामसेफ के लोग जो 1964 से 1980 तक जुड़े थे, तो वो कैडर के लोग गांव-गांव में जाकर, शहर-शहर मोहल्लों में जाकर जाति तोड़ो समाज जोड़ो, जाति तोड़ो समाज जोड़ो आंदोलन के अंतर्गत वो SC, ST, OBC को तैयार करते थे और 1585 का पूरा गणित बता के करते थे कि भाई दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। हमें अपने संघर्ष को अगर कामयाब करना है तो हमें दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी। दो तीन बातें विशेष रूप से कांशीराम साहब ने और कही। 1 मिनट जाओ, मैं जरा पानी ले लूं गिलास में। मानवर साहब जो कहते थे, दो तीन बातें खास मैं और आप लोगों का ध्यान आकर्षित करा हूं। समस्या थी धन का ना होना, धन पैसा ना होना। आंदोलन कैसे चलाया जाए उसके लिए पैसे की जरूरत है और पैसा हमारे पास है नहीं, पहली समस्या थी। दूसरी समस्या थी मीडिया, मीडिया अर्थात प्रचार तंत्र, टेलीविजन, अखबार, ये सारे के सारे हमारे अपोज में हैं, हमारे विरोध में हैं, तो इसका बंदोबस्त हमें कैसे करना चाहिए। तीसरी जो बड़ी समस्या थी वो थी माफिया, माफिया अर्थात दबंगई। जो दबंग लोग थे, जो भूमिहार थे, तो ऐसे लोग अपनी लठ की ताकत पर, अपनी दबंगई की ताकत पर वो हमारे लीडरशिप को भी कुचल देते थे और समाज का भी शोषण करते थे। तो इन तीन बड़ी समस्याओं को कैसे सॉल्व किया जाए, ये मान्यवर काशीराम साहब के लिए एक बड़ी चुनौती थी। तो उस चुनौती को उन्होंने कैसे हल किया, कैसे हल किया? पैसे की जो कमी थी उसको उन्होंने एक बड़ा छोटा सा फार्मूला निकाला और वो फार्मूला था एक नोट एक वोट। एक नोट एक वोट की ताकत पर हम मनी वाले लोगों से, धनवान लोगों से, पूंजीपति लोगों से मुकाबला करेंगे। वो कहते थे कि 85% समाज की संख्या, उस वक्त 100 करोड़ थी देश की आबादी, तो 85 करोड़ बहुजन समाज के लोग इस देश में रहते हैं। और उस समय चाय की कीमत होती थी 1 रुपया, 1 रुपए से भी कम होती थी, 1 रुपया कीमत होती थी। तो कांशीराम साहब कहते थे कि मेरे बहुजन समाज के लोग मुझे 1 कप चाय की कीमत 1 रुपया भी देंगे तो मेरे पास 85 करोड़ रुपए होंगे और मैं 85 करोड़ रुपए से 20 वर्ष तक बहुजन समाज की राजनीति को शिखर पर ले जा सकता हूं, उसे बड़ी ताकत में दे सकता हूं। एक ये उन्होंने धन से मुकाबला करने के लिए ये अपना एक उन्होंने उपाय खोजा, युक्ति खोजी। दूसरा उन्होंने खोजा 2 पहिए 2 पैर। हमें प्रचार प्रसार करना है तो हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियां नहीं है, हमारे पास जीप, कार, मोटरसाइकिल नहीं है, तो 2 पैर और 2 पहिए, बाइसिकल। कांशीराम साहब अपने जीवन का भी उदाहरण बताते थे कि मैं जिस कॉलेज में पढ़ने जाता था अपने गांव से, वो कॉलेज 70 किलोमीटर दूर होता था। मैं 70 किलोमीटर बाइसिकल चला के, यानी साइकिल चला के जाता था। तो 70 किलोमीटर साइकिल हम लोग चला सकते हैं, 100 किलोमीटर हम साइकिल चला सकते हैं। इसलिए ना उन्होंने 85, 86 और 87 में पूरे देश में साइकिल यात्राएं चलाई कि भाई हमारे जो प्रचार प्रसार हमको करना है, साउ फुले अंबेडकर की विचारधारा को लोगों तक हमको पहुंचाना है, तो हम 200-200 किलोमीटर के एरिया में
साइकिल प्रचार, साइकिल यात्रा लगाए और नारे दिए। तो उस वक्त उनमें मैं भी एक शामिल था। आप लोग भी अपने अपने इलाकों में, अपने अपने राज्यों में शामिल रहे होंगे। हम लोग नीला झंडा साइकिल पर लगाते थे और 20-20, 30-30 साइकिलों की एक टीम बनाते थे और गांव-गांव में घूमते थे, नारा लगाते थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पे राज करेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। ऐसे करके पार्लियामेंट से आई आवाज, कांशीराम संभालो राज, बाबा तेरा मिशन अधूरा, वीएसपी करेगी पूरा। तो इस किस्म के स्लोगन, इस किस्म की नारे, इस किस्म की वॉल पेंटिंग उस समय एक इतनी बड़ी ऊर्जा का काम किया, इतने बड़े बैटरी का काम किया, उसने जनरेटर का काम किया कि जो पेट से भूखे थे, जिन लोगों में 2 वक्त की रोटी खाने की व्यवस्था जिनके पास नहीं थी, ऐसा समाज अपनी भूख छोड़कर, पेट की भूख छोड़कर, तो वो सत्ता की भूख के लिए तैयार हो गया। पेट की भूख भूल गया, वो भूखा रहता है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, उसका खानदान परिवार भूखा रहता है, वो गरीब है, बिना पढ़ा लिखा है, अशिक्षित है, ये सब भूल गया, ये सब भूल गया। सिर्फ उसको एक बात याद रही कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और नतीजा हुआ 1993 का चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ, तो ऐसे लोग साइकिल चला चलाकर, गरीब लोगों ने, गरीब कार्यकर्ताओं ने, ऐसे लोग जो 2-2 बार 3-3 बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के परिवार में उनके बेटों को 20-20, 25-25 हजार वोटों से चुनाव हराने का काम किया, हराने का काम किया। तो ये जो जज्बा था समाज में, जो जोश था, वो पिछले 15 वर्षों से कम हुआ है, वो जोश कम हुआ है, वो जज्बा कम हुआ है। ये हमारी कमजोरी है। मैं एक बात और आपको बता के अपनी बात शुरू करूंगा। कल से, जब से रिजल्ट आए हैं, हमारे घर में खाना अच्छा नहीं लग रहा किसी को, सब लोग परेशान हैं और मेरे घर के लोग तो इसका जिम्मेदार मुझे बता रहे हैं। मेरे घर के लोग कह रहे हैं कि आप इधर बुद्ध धर्म के काम में लग गए, आपको पार्टी में लगना चाहिए, आप लोगों की वजह से पार्टी कमजोर हुई है। खैर, उनका हक है कहने का, कहना भी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जिनको, जो विचारशील लोग हैं, जो विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वो जानते हैं कि राजनीति कभी परमानेंट नहीं होती, राजनीति कभी स्थिर नहीं होती, राजनीति में सदैव उतार चढ़ाव आते हैं। अब कांग्रेस 150 वर्ष पुरानी पार्टी, जिसने 60-70 वर्ष एक तरफा शासन किया, आज उत्तर प्रदेश से सटे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, उसकी दशा देखिए, हमसे भी ज्यादा खराब है वोट प्रतिशत में। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज मैं आपको बताना चाहता हूं। एक बात पहले मैं आपको बता दूं, फिर उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। किसी भी मजबूत से मजबूत मिशन को, आंदोलन को यदि खत्म करना है, किसी भी मजबूत से मजबूत आंदोलन को, मजबूत से मजबूत विचारधारा को यदि खत्म करना है, तो 3 काम कर दीजिए। 3 काम, धीरे 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 करके वह आंदोलन, वह संगठन, वह विचारधारा शने 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 धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, कमजोर होती जाएगी, और हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब।
कौन से 3 काम? बड़े छोटे वाले हैं और बड़ी से बड़ी ताकत को, बड़ी से बड़ी शक्ति को वो खत्म कर देंगे यदि वो 3 काम कर दिए जाए तो। कौन से 3 काम? योग्य कार्यकर्ता के ऊपर अयोग्य ऑफिसर बिठाल दीजिए आप। योग्य कार्यकर्ता के ऊपर अयोग्य अधिकारी आप बिठाल दीजिए। या तो योग्य कार्यकर्ता की योग्यता मर जाएगी या वो कार्यकर्ता मर जाएगा, क्योंकि पावर जो होता है वो ऑफिसर के हाथ में होता है, अधिकारी के हाथ में होता है। तो योग्य कार्यकर्ता के ऊपर यदि आपने अयोग्य ऑफिसर डिप्यूट कर दिया तो योग्य वर्कर की योग्यता मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। पहला काम। दूसरा काम, ईमानदार कार्यकर्ता के ऊपर आप बेईमान अधिकारी बिठाल दीजिए। कार्यकर्ता ईमानदार है और उसके ऊपर अधिकारी जो आप बिठा लेंगे वो बेईमान बिठाल दीजिए। फिर वही होगा, या तो कार्यकर्ता मर जाएगा या उस कार्यकर्ता की ईमानदारी मर जाएगी। तीसरा काम, मेहनत करने वाले कार्यकर्ता के ऊपर निकम्मा ऑफिसर बिठाल दीजिए। निकम्मा अधिकारी आप उसके ऊपर बैठाल दीजिए, तो मेहनत करने वाले कार्यकर्ता की या तो मेहनत मर जाएगी या वो कार्यकर्ता मर जाएगा। ये 3 काम, ईमानदार के ऊपर बेईमान ऑफिसर, मेहनत करने वाले कार्यकर्ता के ऊपर निकम्मा ऑफिसर, ये किस्म के 3 लोग अगर आपने बिठाल दिए तो बड़े से बड़ा आंदोलन धीरे धीरे करके सिमटता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा। मैं समझता हूं इसके हम ज्यादा शिकार हैं। मेरा अनुभव ये है कि इस प्रकार की पर पार्टी, इस प्रकार की एक व्यवस्था हमारी पार्टी में ज्यादा हो गई है। मैं इसमें हमारे मध्य प्रदेश के साथी बैठे होंगे, मैं मध्य प्रदेश के साथियों के बीच में आज तक मैंने नहीं कहा मेरा दिल दुखी है, मैं बहुत व्यतीत हूँ, बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं अपना एक दुख शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा वो दुख है कि आदरणीय बहन जी ने मुझे 17 मई 2007 को मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया। मैं मध्य प्रदेश चला गया। राजा राम जी वह पहले से ही थे, एमएलसी थे वो, मैं भी एमएलसी था। बाद में राजा राम साहब के एमएलसी का टाइम खत्म होने पा गया तो उनको सभा भेज दी, सभा चले गए वो। राजा राम साहब के जो है वो मैं बता रहा हूँ, एक आजमगढ़ के ऐसे गांव के थे, उनके पिता के पास 1 इंच जमीन गांव में नहीं थी, 1 इंच जिनके पिता के पास गांव में नहीं थी, और पक्का मकान भी उनके पिता के पास नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति को आदरणीय बहन जी ने राज्यसभा सदस्य बनाया, मिलाया, सभा सदस्य बनाया और उनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। लेकिन करना क्या चाहिए था? करना ये चाहिए था कि हमें उसी हैसियत को ध्यान में रखते हुए उसी किस्म के समाज को तैयार करना था। लेकिन जब मैंने उनका स्टेटस देखा मध्य प्रदेश में, जब मैंने उनका स्टेटस देखा तो गजब, किसी प्रधानमंत्री का स्टेटस नहीं हो सकता, किसी मुख्यमंत्री का इतना जबरदस्त स्टेटस नहीं हो सकता, बिना टाइम लिए कोई मिलेगा नहीं। और ये वो प्रोग्रामों में जाते थे तो 5 स्टार होटल चाहिए, होटल सर्किट हाउस में नहीं रुकते थे, होटलों में रुकते थे, खाने का मीनू ये चलिए छोड़िए, चलता रहता है। एक बार हमारे आईएएस महोदया
प्रदेश के अध्यक्ष थे और राजाराम जी ने कहा कि उनको कपड़े लेने हैं, तो मेरे पास IAS मौर्य जी आए कि सर तैयार हो जाइए, मार्केट चलते हैं भोपाल। मैंने चलिए सर, मैं भी चला गया। तो एक कपड़े वाले की दुकान पे गए, कपड़े लेने थे। मुझे उस वक्त बताया कि पूरे इंडिया में 5-7 दुकानें हैं केवल इस कंपनी के कपड़े की। एक इंदौर में है, एक भोपाल में है, एक बॉम्बे में है, एक दिल्ली में है, ऐसे करके बताया। मैंने देखते हैं भैया क्या बात है। तो 20-20 हजार के 18-18 हजार की कीमत के सुपारी शूट उन्होंने लिए। राजा जी ने मेरे लिए कहा कि प्रभारी साहब को भी दिलवाई। तो IAS मौर्य जी ने कहा कि सर आप भी 1-2-3 जोड़ी जो आपको पसंद हो ले लीजिए। मैंने कहा मौर्य साहब इतने ये कपड़े मैं नहीं पहनता हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा ताकत लगा के 700-800 रुपए की कीमत का सूट सुपारी शूट पहनता हूँ, इससे ज्यादा का नहीं पहनता हूँ। तो राजा राम जी ने कहा कि नहीं पैसे तो ये मौर्य जी देंगे। मैंने ठीक है कोई बात नहीं, ये कहाँ से देंगे, पैसा तो समाज का ही है। गरीब लोग अपने बच्चों का पेट काटते हैं, खून पसीने की मेहनत है, हम मूवमेंट बढ़ाने के लिए पैसा देते हैं, ये नहीं रहना चाहिए। मैं ये अकेले राजाराम साहब की नहीं कह रहा, ऐसे अनेक राजाराम साहब पार्टी में पैदा हो गए जिनकी घर में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन 300-300 रुपए में उनके कपड़े धुल के आ रहे हैं, बढ़िया होटल ले रहे हैं, बढ़िया खाना खा रहे हैं, टीम से वॉकिंग कर रहे हैं। तो मैं ये बातें इसलिए कहना चाह रहा हूं, और ये मुझे कहता नहीं, मैं कभी आलोचना नहीं करता किसी की, मेरा दृष्टिकोण आलोचनक नहीं है, लेकिन आज मैं दुखी होके कह रहा हूं। जब लीडर हमारा जनता से दूरी बना लेगा, लीडर जब AC और 5 स्टार का स्टेटस मेंटेन करने लग जाएगा, समाज धीरे 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 उससे अलग होता जाएगा, समाज धीरे धीरे करके उससे अलग होता जाएगा। यही हमारी कमजोरी है। तो ये मैं बहन जी के लिए नहीं कह रहा हूं, आप लोग कहीं सोचे कि मैं बहन मायावती जी के लिए कह रहा हूं। बहन मायावती जी जितने लोगों को कोऑर्डिनेटर प्रभारी बना के भेजती हैं, आप सारे देश के लोग जानते हैं कि चाहे उनके घर में ठीक से चारपाई ना हो, पंखा ना हो, लेकिन बाहर जाके वो किस प्रकार का रुतबा दिखाते हैं। तो ये साहू फूले अम्बेडकर और कांशीराम का आंदोलन रुतबा दिखाने से नहीं चलेगा, ये प्रेम से चलेगा। ये गरीब से गरीब के कार्यकर्ता के, गरीब से गरीब व्यक्ति के दुख में शरीक होने से चलेगा। और बाबा साहब कहते थे, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती हैं, वह समाज लंबे समय तक राजनीति में मजबूत नहीं रहता। मानवर काशीराम साहब भी कहते थे। और आज जो बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीत मिली है, वो बीजेपी को जो जीत मिली है वो बीजेपी के कर्मों से नहीं मिली है। इतना विरोध था, इतना विरोध था, इतना विरोध था, हम जहां जाते थे, मैं तो प्रचार में रहा 8-10 दिन, जहां जाते थे भारतीय जनता पार्टी का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था। अब जिस पार्टी का लोग नाम लेना पसंद नहीं करते थे, वो पार्टी 250-300 सीट जीत के आ जाएगी, सरकार बना लेगी, समझ में नहीं आता। इसमें 2 ही बातें। पहली बात है RSS का होना। RSS ने जो अपने सहयोगी संगठन बनाए हैं 1000 से ज्यादा, उन संगठनों के माध्यम से उन्होंने समूचे बहुजन समाज की घेराबंदी कर ली है। घेराबंदी अर्थात अपने जाल में फंसा लिया है, उनको अपने चक्रव्यूह में उनको फंसा लिया है। पहला कारण। दूसरा कारण EVM।
हमारे देश के लीडर ये बात कहें या ना कहें, मेरे गले ये बात नहीं उतरती कि ईवीएम निष्पक्ष है, वोटिंग मशीन निष्पक्ष है। मैं इस बात को नहीं मानता, मेरा जमीर, मेरा मन ये गवारा नहीं करता कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव होता है। मैं तो ये अपेक्षा करता हूं कि आज बीजेपी को छोड़ के भारत की जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन चलाया था, इसी तरह से आज सारे विपक्षी दलों को ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। सारे विपक्षी दलों को ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। और जब तक ये ईवीएम की मशीन रहेगी, मैं नहीं समझता कि निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सकेंगे। हमारे पास ज्यादा ताकत नहीं है। हमारे पास पूरे देश में 150-200 लोग हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के। हमारी ये मजबूरी है। अगर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की जिले वाइज ग्राम पंचायत, नगर, शहर की कमेटियां आज कैडर के बेस पे तैयार होती, तो मैं भरोसे के साथ कि आंदोलन को हम खड़ा कर देते पूरे देश में। लेकिन आज हमारे पास अभी इतनी बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन ताकत है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के पास। रिजल्ट बेशक ठीक नहीं आया है, लेकिन सामाजिक शक्ति आज भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथ में है। आज भी जिसे जाटव, चमार, दोहरे, कुरील कहते हैं, उसका बड़ी संख्या में बहुमत में वोट बहुजन समाज पार्टी को ही पड़ा है, किसी दूसरे को नहीं पड़ा। हमें सपोर्ट में दूसरा वोट नहीं मिला, इसलिए हमारा रिजल्ट ठीक नहीं आया है। लेकिन समाज अभी एक साथ है, किया जा सकता है। अखिलेश यादव के हाथ में ताकत है, तेजस्वी यादव के हाथ में ताकत है, ममता बनर्जी के हाथ में ताकत है, हेमंत सोरेन के हाथ में ताकत है। तो ये जो बीजेपी के अपोज के दल हैं, इनके पास जनशक्ति है, धन शक्ति है, मीडिया भी इनको कवरेज देता है, बहुत ज्यादा नहीं देता लेकिन कुछ तो देता है। तो ईवीएम के विरुद्ध इस किस्म से इनको आंदोलन खड़ा करना चाहिए। चलिए बात करेंगे 1 मई के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं। 1 मई तक मैं आप लोगों से पुनः फिर एक बार निवेदन कर रहा हूं, 9 बजने के लिए जा रहे हैं। चुनाव के रिजल्ट से दुखी मत होना। चोट लगने से संभल के चलने का तजुर्बा आता है। अगर कोई गिरता है और गिर के उसको चोट लगती है, तो चोट तो 2-4 दिन के लिए लगती है, लेकिन तजुर्बा, उसको अनुभव पूरी जिंदगी के लिए होता है। हमेशा सीख हर चीज से हमको लेनी है, हर चीज से हमको सीखना चाहिए। ये मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँ। और राजनीति पे बिल्कुल निर्भर मत रहिए। बहुजन समाज पार्टी या बहुजन समाज का राजनीतिक दल हमको मजबूत करना है, तो हम गैर राजनीतिक होके जितना बड़ा काम कर सकते हैं, उतना बड़ा काम राजनीति में होके नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं उदाहरण आपको दे दूं। अभी मैं जो आपको 40 मिनट से अपनी बात आपके बीच में रख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, अगर आज मैं बहुजन समाज पार्टी में जिम्मेदारी पे होता कहीं, मैं नहीं बोल सकता था। ये बातें, ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल सकते थे, चाहते हुए भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे लीडर का दबाव होता, डिसिप्लिन होता, अनुशासन होता। ये अनुशासन में आ जाता है। तो हम जो बातें, जो चर्चाएं राजनीति में रह के नहीं कर सकते, जिन मुद्दों को, जिन सवालों को हम राजनीतिक पार्टी में रहकर नहीं उठा सकते, उन सवालों को, उन मुद्दों को, उन समस्याओं को हम गैर राजनीतिक होकर उठा सकते हैं। हमें कोई दुनिया की ताकत रोकने की शक्ति नहीं रखती। तो इस किस्म से हम लोगों को काम करना है। अब सांची का जो प्रोग्राम है,
इसको युद्ध स्तर पर लीजिए। जैसा हमारे माननीय बादल सिंह बहुत साहब ने आपको कहा था कि सुविधा और संघर्ष ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते, दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हम आराम परस्त जीवन जिए, हम सुविधाजनक जीवन जिए और हम संघर्ष भी करें, ये दो काम एक साथ नहीं हो सकते। अगर हमको संघर्ष करना है, संघर्ष का जीवन जीना है, तो हमको फिर आराम परस्त जीवन से मुक्त होना होगा, हमें सुविधा भोगी जीवन से मुक्त होना होगा, हमें उसका लोभ, उसका प्रलोभन त्यागना होगा। ये बात मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। धन 50 लाख रुपया लगना है सांची के काम में, कार्यक्रम में। अभी टेंट बुक नहीं हुआ है, साउंड बुक नहीं हुआ है, कुर्सियां बुक नहीं हुई हैं, अभी हलवाई का ऑर्डर नहीं लगा है, बहुत सारे झंडों का ऑर्डर लगना है, तमाम स्टेशनरी का ऑर्डर लगना है, नहीं लगा है। केवल जम्मू कश्मीर की हमारी जो छोटी सी यूनिट है, एक जिले में ही उनका काम है, बाकी तो बर्फ और पहाड़ों का इलाका है। उन्होंने 65,000 रुपए जमा किए। हमारे उड़ीसा के साथियों ने कुछ जमा किए 22,000 करीब, और कुछ आगे होंगे तो मेरी जानकारी में नहीं है। लेकिन जो दूसरे साथियों को करना था पैसा, उन्होंने अभी तक जमा नहीं किया। तो मैं आज आपसे निवेदन के साथ कह रहा हूं कि आप 50% पैसा या तो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अकाउंट में आप तत्काल जमा करा दो। आपने अगर रसीदें नहीं काटी हैं, कूपन नहीं काटे हैं, चंदा नहीं किया है, तो अपने पॉकेट से कराओ, अपनी जेब से कराओ। या आप हमारे जो कार्यक्रम के संयोजक हैं संघ प्रिय बौद्ध साहब कमलेश जी, तो आप उनको भी दे दीजिए, चाहे उनका अकाउंट में दे दीजिए, चाहे जैसे उनसे आप टाई अप कर लीजिए। पैसा तो उनके हाथ से ही खर्च होना है पूरा, उनको दे दीजिए। मास्टर बादल सिंह बौद्ध साहब को आप दे दीजिए, उनके साथ टाई अप कर लीजिए। लेकिन आज हम 11 मार्च को बात कर रहे हैं, आप 20 मार्च तक 50% पैसा किसी भी कीमत पे, जो टारगेट आपको दिया गया है, जिस राज्य को 2 लाख का टारगेट दिया गया वो 1 लाख रुपया, 50% जिस टारगेट को दिया गया है आपने कलेक्शन करके कर लिया तो बहुत अच्छा, नहीं कलेक्शन किया तो 2-3 दिन में, 4 दिन में करिए, और नहीं कर सकते हो तो अपनी जेब से, अपनी पॉकेट से जमा करिए। ये मैं आपसे निवेदन के साथ कह रहा हूं। अगर वाकई देश को बचाना है, वाकई ही समाज को बचाना है, वाकई ही लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो आज त्याग करने की जरूरत है। आज बलिदान, ये समाज, ये देश बलिदान मांग रहा है, लोकतंत्र संविधान बलिदान मांग रहा है। इस बलिदान की आहुति में निकलना होगा। दुख कहने से, आरोप लगाने से, इसको बोलने से, उसको बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। हमको निकलना होगा और 1 मई को हम लोग कार्यक्रम संपन्न करके फिर 10 दिन का रेस्ट लेके सारे लोग फिर बैठ के बात करेंगे कि हमें हमारी राजनीतिक शक्ति को भी कैसे ताकत देनी है। अर्थात कोई पार्टी नहीं बनानी, हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। उसी पार्टी में क्या कमियां हैं, उन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, इस विषय पे हमको बात करके उधर ताकत देने की जरूरत होगी, उन कमजोरियों को खत्म करने की जरूरत होगी। ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। दूसरा, आप बसों से जो 500 किलोमीटर तक का एरिया है, वो अपने क्षेत्र में बसों से बात करें। जो आपकी 60 सीटर बस है, वो 60 रुपए किलोमीटर की दर से उनका किराया लगता है। टोल टैक्स अलग है, और राज्य बदलेगा तो राज्य का जो टैक्स लगेगा वो अलग है। जो 25 सीटर बस है, 20 सीटर, उसमें
18 रुपए किलोमीटर से चार्ज लगता है। तो इस तरह से आप लोग बात कर लीजिए और बसें भी बुक कराइए, रेलों की ट्रेनें भी कराइए, तो हमारे समाज का मनोबल गिर रहा है, उसको ताकत दीजिए। सांची के प्रोग्राम में एक ऐसी ताकत दीजिए, ऐसी ताकत दीजिए कि हमारा जो मनोबल गिर रहा है ये हाई हो जाए। दूसरा, बड़ी खुशी की बात है, हमारे गगन मलिक जो अभिनेता हैं, जिन्होंने बुद्ध का सीरियल बनाया था, बुद्ध के ऊपर फिल्म बनाई थी, वो पिछले 15 दिन से थाईलैंड में भिक्षु जीवन जी रहे हैं, उन्होंने चीवर लिया है, वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। तो वो रहेंगे, उनकी बात सुनने को हमें मिलेगी। देश विदेश से हमारे और विद्वान भंते लोग आ रहे हैं, उनकी बात हम लोगों को सुनने के लिए मिलेगी। तो मैं अब चूंकि समय हो गया, ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता, काम का टाइम है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम इससे प्रेरणा लें, इससे सबक लें और अपनी कमजोरियों को दूर करें और फिर आगे की तैयारी करें। आगे की तैयारी करें। अभी कुछ समय के बाद मध्य प्रदेश का चुनाव है, राजस्थान का चुनाव है, तो उससे पहले हम लोग सामाजिक गैर राजनीतिक जड़ों को इतना मजबूत कर लें, इतना ताकतवर कर लें कि कुछ अच्छा हमारी राजनीतिक शक्तियां कुछ अच्छा कर सके, कुछ अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो ये बातें मैंने आप लोगों से कही है। उन्हें एक बार फिर निवेदन, आप लोग जल्दी से जल्दी फंड की व्यवस्था करिए, धन की व्यवस्था करिए और बसें ट्रेनें आप लोग बुक कराइए। और सांची की जो धम्म संगति होगी वो संपूर्ण भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के कोने कोने में उसका संदेश जाए, उसका मैसेज जाए कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम साहब की जो इच्छा थी प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, तो प्रबुद्ध भारत और बौद्धमय भारत के प्रति राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से भारत में बड़ी तेजी से काम चल रहा है, बड़ी तेजी से ये आंदोलन गति पकड़ रहा है, स्पीड पकड़ रहा है। ऐसा मैसेज हम भारत के बहुजन समाज को, मानवतावादी समाज को देने में कामयाब हो सकें। और वॉल पेंटिंग भी कराइए। मुझे फिर बार बार कहना पड़ रहा है, आप अपने जिले में ज्यादा नहीं करा सकते तो 10 दीवारें लिखवा दो, 5 लिखवा दो, वॉल पेंटिंग भी कराइए, पोस्टर भी बनाइए, पर्चे भी बनाइए, जितना ज्यादा से ज्यादा पब्लिसिटी कर सकते। अखबारों में भी अब न्यूज देना शुरू कर दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दीजिए। के बाद आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दीजिए। चलो शांति 2 वर्षीय बौद्ध धम्म संगति समारोह, तो इस प्रकार का। और अपने को उदास मत करिए, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। सबक सीखिए और चोट लगने से अकल आती है, ऐसा बुजुर्ग कहते हैं। हम समझते हैं कि हमारी लीडरशिप को भी कुछ उनमें भी इसके प्रति कुछ बदलाव आएगा। हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स वगैरह हैं, जो जिनको आराम परस्त जीवन जीने की आदत पड़ गई है, सुविधा भोगी हो गए शायद, उनको भी कुछ सबक मिलेगा, उनकी भी आंखों में कुछ शर्म आएगी। ऐसा मैं निवेदन करके उन्हें एक बार फिर जितने साथी भी जुड़े, 100 से अधिक साथी आज जुड़े, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस निवेदन के साथ कि सांची धम्म संगति मरण और जीवन का प्रश्न आप लोग बना लो, मरण और जीवन का प्रश्न बना लो इस कार्यक्रम के लिए। मैं भरोसा दिला सकता हूं कि बहुत जल्दी हम सांप्रदायिक ताकतों को, राष्ट्र विरोधी ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने की शक्ति हासिल कर पाएंगे और उनको ब्रेक कर पाएंगे, उनको रोक पाएंगे। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम सर। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद।
आदरणीय संस्थापक महोदय को अभी सुनने थे साथियों, आपके बीच में उन्होंने बहुत मार्मिक चर्चा की, मुख्य चर्चा की, जो हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव डाल सकती है, बशर्ते हम बात को स्वीकार करें, अपने आचरण बनाएं और मन से हमें धम्म समिति का आयोजन